सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सेकेंड अटेम्प्ट के लिए जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू अवर चैनल लर्न इन। एक खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म है आपके लिए जिसमें हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज जो है हम लोग ऑसिलेशन पढ़ेंगे, जो पुराने क्वेश्चंस आए हुए हैं, यानी कि जनवरी 2026 में जो आपने अभी अटेम्प्ट दिया था। देखेंगे हम लोग किस आसानी से और किस तरह से कॉन्सेप्ट्स को समझ के हम लोग ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला सवाल बिना समय गवाए। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। सिंपल से ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से मेरे साथ पढ़िए। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी 176। तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 176 है। तो हमें ये मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा 2 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है तो ये 2 बार चेंज हो जाती है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? फ्रीक्वेंसी आ गई 176 डिवाइडेड बाय 2। कितना आ गया? 88। तो देखिए बिल्कुल आराम से हो गया, 1 मिनट भी नहीं लगा सवाल को करने के लिए। इतना इजी क्वेश्चन था ये। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। और करते हैं हम लोग इसका अगला क्वेश्चन। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग द हार्मोनिक मोशन विद द टाइम पीरियड t। तो एक पार्टिकल है जो SHM कर रहा है और x इक्वल टू a साइन ओमेगा t, उसकी इक्वेशन गिवन है। क्या गिवन है? x इक्वल टू a साइन ओमेगा t। ये बिल्कुल नॉर्मल इक्वेशन है, जनरली हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसी से पढ़ते हैं। a एम्पलीट्यूड है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑसिलेटर इज फाउंड टू बी। तो अब देखिए मैक्सिमम एनर्जी जो होती है वो आप बताइए कहाँ पर होगी। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये लगी हुई है t इक्वल टू 0 पे। पार्टिकल कहाँ पर है? इक्विलिब्रियम पर है। कहाँ पर है? इक्विलिब्रियम पर है। हमें मालूम है इक्विलिब्रियम पर आप t इक्वल टू 0 पे पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, यहाँ पर होगा। और एक्सट्रीम पोजीशन पे यानी कि ये प्लस a कॉमा 0 और ये अगर हम इसको माइनस a कॉमा 0 लिख दें तो यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल को जाने में कितना समय लगेगा? तो ये वाला जो हिस्सा है, एक इक्विलिब्रियम से एक बार एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में पार्टिकल को टोटल टाइम पीरियड का 1/4 लगता है। ये जो हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये पूरे ऑसिलेशन का 1/4 पार्ट है। बिल्कुल इजी सा हम लोग को बताएं तो t/4 जो है वो होगा जब ये पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाएगा अपने। ठीक है ना, और इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होती है? 0। तो काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? मैक्सिमम, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी अगर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। तो ये हम लोग को पता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। और वो समय कौन सा है? t/4। क्या टाइम पर? t/4। तो बताइए ये जो वैल्यू गिवन है t/2 बीटा, ये एक्चुअली में किसके बराबर है? t/4 के बराबर है। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है? 2। तो बताइए सिंपल सा आंसर था 2। मतलब हम लोग जब पढ़ते हैं थ्योरी वगैरह में तो हम लोग को ये पता ही होता है कि क्या होता है, ये t/4 होता है, क्या होता है। तो आप मतलब लिखने की भी कोई कभी कभी जरूरत नहीं पड़ती खास, आराम से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। और देखते हैं इसका अगला सवाल हम लोग। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर है आसानी से तो आप इसको कर लोगे। तो पढ़ा होना चाहिए हम लोग को। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए, ट्राई करिए। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं 2 मास है 2 kg और 3 kg के, और एक स्प्रिंग लगी हुई है। तो देखिए जब भी इस तरह का सिस्टम होता है, पहले आप थोड़ा थ्योरी जान लीजिए। 2 मास लगे हुए हैं और एक सिंगल स्प्रिंग लगी हुई है, और मास जो है वो एक्स स्प्रिंग के दोनों साइड लगे हुए हैं। तो हम कहते हैं कि इस सेम स्प्रिंग लगा दें और एक सिंगल मास लगा दें यहाँ पर कि इसका ऑसिलेशन और इसका ऑसिलेशन सेम हो जाए। तो ये म्यू जो है एक्चुअली में इक्विवेलेंट मास है, और इस इक्विवेलेंट मास की वैल्यू जो होती है 1/म्यू की वैल्यू 1/m1 प्लस 1/m2 के बराबर होती है। तो इस वाले हिस्से का तो टाइम पीरियड देखिए हमें पता है, इसका टाइम पीरियड कितना होता है? t इक्वल टू 2π√m/k। अगर एक सिंगल स्प्रिंग लगी है और एक मास लगा हुआ है तो ये μ/k, बस। ठीक है ना। तो ये और ये क्या लिखा हुआ है? ये है ओमेगा। ये क्या है? ओमेगा। आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी गई है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? √k/μ। ये होगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी √k/μ। और म्यू कैसे निकालेंगे? इसको हम लोग रिड्यूस मास सिस्टम भी कहते हैं। हमने 2 मास को एक सिंगल मास में कन्वर्ट कर लिया। तो ये कितना दिया है? 2 kg का, और ये कितना दिया हुआ है? 3 kg का। तो जरा देख लेते हैं म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2
प्लस 1/3, आप एलसीएम ले लीजिए 6, ऊपर आ गया 5, तो म्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास 6/5। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई रूट ओवर के 150 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय म्यू 6/5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, और ये 25 से बाहर कर देंगे तो ये 5√5 आ गया। तो आंसर कितना आ गया 5√5। तो ये फोर्थ ऑप्शन इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन देखिए मेमोरी बेस्ड हैं, तो हो सकता है क्वेश्चन तो यही आया, हो सकता है किसी पेपर में कुछ मास और लिखा हो, तो लेकिन कॉन्सेप्ट का जो फीलिंग है, जो क्वेश्चन है वो सेम इसी तरह से होगा। वैल्यूज हो सकता है किसी में इधर उधर दी हो, क्योंकि अभी ये मेमोरी बेस्ड ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पेंडुलम है, स्ट्रिंग की लेंथ गिवन है 30 सेंटीमीटर, और ये 20 ऑसिलेशंस इन 10 सेकंड्स में करना है। तो 20 ऑसिलेशंस 10 सेकंड्स में कर रहा है, तो टाइम पीरियड इसका कितना आ जाएगा? तो टाइम पीरियड आ जाएगा, एक ऑसिलेशन कितनी देर में करेगा? 10/20 में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड है, t = 2π√L/g, बस हमें ये फॉर्मूला लगाना है। फिर दूसरे के लिए टाइम, वो कह रहे हैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड, कितनी हमें लेंथ की रिक्वायरमेंट हो कि अब वो 40 ऑसिलेशंस करे सेम टाइम पर, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। देखिए सेम टाइम लिखा, सेम टाइम का मतलब है 10 सेकंड्स में। तो t2 की वैल्यू हमारे लिए कितनी आ जाएगी? 40, और टाइम कितना था? 10। और देखिए अगर t अगर देखें तो t इज प्रोपोर्शनल टू √L है, ये तो लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम t1/t2 इक्वल टू √L1, L कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय L, ये हमें फाइंड करना है L2। यहाँ से हमारे पास आ जाएगी L2 की वैल्यू। तो इनको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये 10/20, 10/40, ये ऊपर चला जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 2, और ये आ गया √30/L2। सॉल्व कर ले हम लोग तो L2 की वैल्यू कितनी आ गई? स्क्वायर करेंगे तो ये 30/4 हो जाएगा, 30/4 7.5 सेंटीमीटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही आ गया? पहला वाला आंसर हमारा सही है। ये सेंटीमीटर में ही लिखे हैं सारे ऑप्शंस, ठीक है ना, वो दिखा भी आपको कि सेंटीमीटर में। तो देखिए कितना आसान सा सवाल था, t इज प्रोपोर्शनल टू L लगाना था, टाइम पीरियड यूनिटरी मेथड से हमने निकाल लिया। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बच्चों। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। A cylindrical block of mass m, area of cross section A is floating in a liquid of density rho with its axis vertical. When depressed slightly and release the block start oscillating. The period of oscillation हमें बताना है। बाकी इसमें सारी चीजें दी हैं, लिक्विड की डेंसिटी दी है, मास ब्लॉक का दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए ये क्वेश्चन अगर आपने पहले से थोड़ा किया हुआ है तो आपको थोड़ी हेल्प मिल सकती है। एकदम से क्वेश्चन पेपर में करना बच्चों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, फिर भी बच्चों ने किया, ऐसी बात नहीं है। और इसमें जो है फ्लूइड का कॉन्सेप्ट भी हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये बाकी हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो जैसे हमने देखा है कि कोई अगर कोई सिलेंडर है और वो पानी में ऐसे डिप है, इस तरह से डिप है ना, और ये कुछ इसका पार्ट पानी के ऊपर है और कुछ अंदर है। अब इसको आप थोड़ा सा ऊपर से ऐसे रख के नीचे प्रेस कर दीजिए तो ये ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो ऑसिलेशन कर रहा है इसी का हमें क्या करना है? टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है ना, तो जरा देखते हैं इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ बना रखा है। तो इनिशियली जो है हमारे पास ये लिक्विड की कैटेगरी है, और ये हमारे पास कैसा इक्विलिब्रियम पर है, ये पहले से इक्विलिब्रियम पर है, फ्लोटिंग कंडीशन है यहाँ पर। तो इस केस में आप क्या कहोगे? इस केस में आप यही कहोगे कि इसका जो बायन फोर्स है, इसका जो बायन फोर्स है वो ऑलरेडी इसके mg से बैलेंस है, ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा नीचे पुश किया और पुश करके छोड़ दिया, तो मान लेते हैं ये इस सिचुएशन पर आ गया। अब इसको अगर हम यहाँ से छोड़ देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, फिर ये ऊपर से नीचे आएगा, तो इस तरह से इसका ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, अभी ये बैलेंस है, जब आपने इसको पुश किया तो ये एक्स्ट्रा बायन फोर्स लगने लगा इसके ऊपर, ये जो शेडेड पार्ट है ये ज्यादा डूब गया पानी के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं ये पार्ट जो ऊपर वॉल्यूम बना हुआ है, इतना वॉल्यूम पानी के अंदर और डूब गया। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये ऑलरेडी वेट को बैलेंस कर रहा था, ये एक्स्ट्रा पानी में जो डूब गया है यही एक एक्स्ट्रा बायन फोर्स लगाएगा, और जो एक्स्ट्रा बायन फोर्स है वही रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा। पहले से ये बैलेंस थे, इस फोर्स की वजह से गड़बड़ हुई है, ये फोर्स ज्यादा लग रहा है और किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है, बायन फोर्स तो हमेशा ऊपर ही लगेगा।
तो ये जो बायन फोर्स है ऊपर की तरफ लग रहा है, और ये कौन सा है? एक्स्ट्रा बायन फोर्स है, एक्स्ट्रा, इस वाले शेडेड पार्ट का। तो दिस एक्स्ट्रा बायन फोर्स, एक्स्ट्रा बायन फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा? रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि पहले से जो हिस्सा था वो ऑलरेडी पहले से बैलेंस था। इतना आगे समझ में? बस अब हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए इस केस में जो एक्स्ट्रा बायन फोर्स है वही हमें क्या करेगा? रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो अब बताइए इसका कितना होगा? अगर मान लीजिए इसको हमने x यहाँ पे है, ये इसकी लेंथ, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, तो बताइए द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना हो गया? द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय x। तो द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना हो गया? a इंटू एक्स, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय g। डेंसिटी से आपने मल्टीप्लाई किया तो मास हो गया, और g से मल्टीप्लाई किया तो ये वेट हो गया। और यही वो एक्स्ट्रा बायन फोर्स है देखा जाए, क्योंकि हमने ये शेडेड वाले पार्ट का ही हिस्सा केवल यहाँ पर लिखा हुआ है ना। इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करें और आगे, तो बताइए कितना आ जाएगा? तो द रीस्टोरिंग फोर्स, द रीस्टोरिंग फोर्स इज हाउ मच? माइनस a रो g मल्टीप्लाइड बाय x। यही हो गया, यही हमने आपको भी बताया। और इसको क्या लिखेंगे हम लोग? m इंटू ए इक्वल टू माइनस a रो g टाइम्स ऑफ x। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस a रो g डिवाइडेड बाय m टाइम्स ऑफ x। तो ये क्या दे रहा है हमें? ये देता है ओमेगा स्क्वायर। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास एसएचएम की कितनी होती है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक्स के साथ जो कुछ भी लिखा है वो सब एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। तो हमारे पास ये वैल्यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी की आ गई। तो बस यही आंसर है। देखिए ओमेगा हमें मिल गया, यहाँ से ओमेगा हमें यहाँ से मिल गया। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? द ओमेगा विल बी इक्वल टू रूट ओवर ए रो जी डिवाइडेड बाय एम। ये आ गया। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया देख लेते हैं। आपसे पूछा जा रहा है पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या है? टाइम पीरियड। तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर m अपॉन a रो g। तो ये आंसर आ गया। ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था, मतलब आप जनरली हम लोग करते भी हैं इस तरह के क्वेश्चंस। और तो ये आंसर आ गया। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर आ रहा है। तो 2 पाई रूट ओवर 2m वाला नहीं है, m रो जी लास्ट वाला ऑप्शन है। देखिए इसमें 2m लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा है ये तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट आ जाएगा। ये लिखा है 2 पाई रूट m अपॉन रो ए जी। ठीक है ना, ऐसे लिखा है 2 पाई रूट ओवर m अपॉन रो ए जी, ये लिखा हुआ है, और यही हमारा आंसर भी आ रहा है। ठीक है ना, m अपॉन रो ए जी। तो अच्छा क्वेश्चन था। मेंस लेवल पे आप कह सकते हो कि मॉडरेट का ये क्वेश्चन था, और किया होना चाहिए जनरली हम लोग को, तो आराम से ये हो जाता है। देखते हैं और इसके क्वेश्चंस क्या क्या आए हुए हैं। ये हम लोग ने कर लिया, आगे देखते हैं स्टूडेंट। ये वाला सवाल बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। द टाइम पीरियड एक्सपेरिमेंट में पूछा गया है कि 1/t²। ये सारे जो है हमारे पास 1/t² लिखे हुए, सब ये 1/t² है। तो 1/t² के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इसका ग्राफ 1/t² का जो ग्राफ है वो l के साथ कैसा है, l लेंथ के साथ कैसा है। तो पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर l बाई जी। आपने इसका स्क्वायर किया तो ये t² की वैल्यू 4 पाई स्क्वायर बाय जी टाइम्स ऑफ l आ गया। ये वैल्यू आ गई। अब 1/t² लिखना है, तो 1/t² अगर हम लिखें, और ये कोई कांस्टेंट है, आप चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, उल्टा ही लिख लेते हैं हम लोग इसको, g अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और ये भी आ जाएगा नीचे l। और ये है हमारे पास y के अलोंग, यही तो दिया है y, तो ये एक्चुअली में y एक्सिस के अलोंग ये दिया हुआ है। तो y जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/l आ रहा है। तो कौन सा ग्राफ होगा? ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा और ये ऑप्शन भी नहीं होगा। और इस तरह का कौन सा ग्राफ होता है? प्रोपोर्शनल 1/l, डिक्रीज कर रहा है, एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। तो हमारे पास ये फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, आराम से हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग बच्चों इसमें। स्टूडेंट देखते हैं हम लोग ये वाला सवाल। ये वाला सवाल, दो स्प्रिंग लगी हुई है, ये K1 दिया हुआ है हमें यहाँ पर। क्वेश्चन पहले वैसे आप खुद भी पढ़ लीजिए। और ये मास M1 दिया है, ये K2 दिया हुआ है, और ये M2 दिया हुआ है। कहा गया है कि ये इक्विलिब्रियम पर है। तो अगर ऐसे वर्टिकली लगे हुए हैं तो इक्विलिब्रियम पर ऑलरेडी इनका क्या होगा? कुछ एक्सपेंशन होगा यहाँ से। तो ये मान लेते हैं कुछ x2 होगा, और स्प्रिंग कुछ खींची होगी। इस केस में कितनी खींची होगी? पहले वाले केस में मान लेते हैं x1 खींची होगी, दूसरे वाले में x2 खींची होगी। और स्प्रिंग में जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है।
तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, जिसको इन्होंने यहाँ पर केवल E लिखा है, इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये क्वेश्चंस हम लोग जो कर रहे हैं ये मेमोरी बेस्ड कर रहे हैं, तो हो सकता है किसी में डेटा थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हो, लेकिन प्रॉब्लम का जो सेंस है ना, जो इसका फील है वो सेम ही रहेगा। वो क्वेश्चन भी आपसे वैसे ही हो जाएगा अगर कहीं आपको कुछ और दिखा हो तो, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है E हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, तो हमें बस इन्हीं का रेशियो बताना है। तो E1/E2 की वैल्यू K1/K2, और ये हो जाएगा x1/x2 का होल स्क्वायर, ये आएगा बस, और क्या आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं x1 की वैल्यू कितनी होगी। तो x1 की वैल्यू कितनी होगी बताइए। m1g जो है वो K1x1 को बैलेंस करेगा, जो वेट है वो स्प्रिंग को खींच देगा, इतना फोर्स स्प्रिंग लगाएगी, इतना ग्रेविटी लगाएगी, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके रोक लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई m1g डिवाइडेड बाय K1। सिमिलरली हमारे पास x2 की वैल्यू भी आ गई m2g डिवाइडेड बाय K2। तो हमारे पास x1 x2 आ गया, ये वैल्यू भी आ गई। बस इन वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करना है, पुट कर देना है। तो जरा पुट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये K1/K2 और ये लिखना है आपको x1। तो ये g से g तो कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, m1/m2, ये आ गया हमारे पास। और ये k था, देखिए ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी K1 और यहाँ पर आ जाएगा K2 और इस पूरे का स्क्वायर। ये तो आएगी वैल्यू, देख लीजिए ये वैल्यू बस हमने यहाँ पे पुट कर दी है। g हटा दिया, कैंसिल कर दिया, ये m1/K1 था तो m1/m2 लिख दिया, ये उल्टा लिखा था तो K2/K1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा m1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m2 स्क्वायर, और ये K1 का स्क्वायर है ये, तो ये वैल्यू केवल K2/K1 आ जाएगी, देख लीजिए, ठीक है। अब वो क्या लिखा है इन्होंने, देखिए m1/m2 की वैल्यू उन्होंने दे रखी है कितनी, अल्फा। तो m1/m2 की वैल्यू अल्फा, तो ये अल्फा स्क्वायर हो गया। और K1/K2 की वैल्यू बीटा है। तो यहाँ पे दे रहा देखिए K1/K2 की जगह ये K2/K1 लिखा है, तो ये एक्चुअली में 1/बीटा लिखा हुआ है। तो आंसर हमारे पास आ गया अल्फा स्क्वायर बाय बीटा। तो अल्फा स्क्वायर बीटा हमारा ये पहला वाला आंसर आ रहा है, K1/K2 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, ठीक है। तो यही सा क्वेश्चन था, कुछ खास इसमें भी नहीं करना था हम लोग को। तो करते हैं और क्वेश्चन बच्चों इसके हम लोग। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये एक्चुअली में क्वेश्चन इस चैप्टर से तो रिलेटेड है, लेकिन ये एरर एनालिसिस का भी क्वेश्चन हम लोग इसको कह सकते हैं। वहां पर भी इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन फिलहाल हम आपके लिए यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। द टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज गिवन बाय t इक्वल टू 2π√m/k, और मास हमें गिवन है। मास कितना गिवन है, मास में एरर है, तो मास है 10 ग्राम, कितना है 10 ग्राम, और साथ में मास कितना है 10 ग्राम प्लस माइनस 10 मिलीग्राम का। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं आपके लिए, दिस इज 10 ग्राम मास में ये गिवन है, और ये 10 मिलीग्राम का इसमें एरर है, तो ये एरर है, ठीक है ना। द स्टॉप वॉच हैविंग द लीस्ट काउंट 2 सेकंड्स, तो स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट है वो 2 सेकंड्स है। इट इज फाउंड टू बी 60 सेकंड, 60 सेकंड में कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 50 ऑसिलेशंस हो रहे हैं, ठीक है ना। हमें k में बताना है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, t इक्वल टू 2π√m/k। तो हमें जब एरर निकालना होता है, एरर हमेशा कैसा होता है, एडिट किया जाता है, एडिटिव होता है, ठीक है ना। तो पहले हम इसको k के फॉर्म में इसको लिखें। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये t स्क्वायर की वैल्यू 4π² m/k हो गया, k आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये वैल्यू हो गई 4π² m/t², ये आ गया। ये तो खैर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास। तो अगर हम यहाँ से आपको लिख के बताएं तो हम ये लिख सकते हैं डेल्टा k/k की वैल्यू डेल्टा m/m प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा t/t होता है। ये रूल है, बताइए कि जो एरर है वो हमेशा एडिटिव हो, चाहे अपॉन में लिखा हो चाहे कहीं पे भी लिखा हो, और क्योंकि ये t स्क्वायर लिखा है इसलिए 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा t/t ही हमें लिखना पड़ेगा। ये हम लोग को पता है, इस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। बस इसको हम लोग को अब सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। तो देखिए डेल्टा m की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी ये गिवन है, ये डेल्टा m गिवन है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा हम लोग इसको क्या करें, इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व करें हम लोग इसको, तो बताइए डेल्टा m, तो डेल्टा m की वैल्यू हम लोग पहले इधर देख लेते हैं कितनी आएगी। इधर इसको लेके आते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं।
तो पहले हम लोग लिख लेते हैं डेल्टा एम। तो देखिए डेल्टा एम बाई एम की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10 मिलीग्राम, तो 10 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 10, ये लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, और ये वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर -3, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ये डेल्टा टी लिखना है, तो डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू जरा देख लेते हैं कितना होगा। अब देखिए इसमें जो डेल्टा टी है, जो हमारे पास टाइम दिया हुआ था वो कितना दिया था, टाइम हमें कितना दिया हुआ है 60 सेकेंड्स दिया हुआ है, ठीक है ना। टाइम हमें कितना दिया हुआ है 60 सेकेंड्स दिया हुआ है। देखिए तो टी हम 60 सेकेंड्स रखेंगे यहाँ पर, और जो एरर है, जो मतलब उसका लीस्ट काउंट है, यानी कि जो जिसमें गलती हो सकती है, वो है 2 सेकेंड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम लोग को क्या करना है, डेल्टा टी की जगह डेल्टा टी की जगह डेल्टा टी की जगह ये लिखेंगे, और टी की जगह हम लोग 60 सेकेंड्स लिखेंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो ये एरर में हम लोग इस तरह से इसको यूज भी करते हैं। यहाँ पर हम आपको इसका क्वेश्चन बता दें, तो बस अब यहाँ पे इतना ही हमें और करना है, कुछ नहीं करना ज्यादा। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ये कितना लिखना था 2 सेकेंड्स, और ये कितना लिखना था 60 सेकेंड, टाइम पीरियड इतना ही दिया था 60 का। तो ये वैल्यू सॉल्व करके 1/30 आ गई। ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, तो डेल्टा के बाई के इक्वल टू डेल्टा एम 10 की पावर -3 आ गई ये वैल्यू, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 30, ठीक है ना। परसेंटेज एरर पूछा है तो आप दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जरा इसको सॉल्व कर लें, तो ये 10 की पावर -3, और ये हो गया 1/15 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 6 पॉइंट समथिंग आ जाता है। तो 6 पॉइंट समथिंग, इट विल गेट 6 पॉइंट समथिंग, ऐसे कुछ आएगा आपके पास। तो जरा देख लेते हैं इसका कौन सा ऑप्शन हमारे पास 6 के आसपास है ना। तो 6 के आसपास कौन सा ऑप्शन हमारे पास मैच कर रहा है, वो है हमारे पास 6 पॉइंट, कौन सा कर रहा है 6 पॉइंट, तो ये वैल्यू लगभग 0.66, वो 6.6 ऐसे कुछ आती है। तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला पार्ट जो है बिल्कुल करेक्ट है। आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, यही आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, बस कुछ और हमें नहीं करना है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। 1/15 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ये 10 की पावर -1 हो जाएगा, और ये 100/15 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आपको पास ऐसी वैल्यू आ जाएगी 6.6 समथिंग, तो 6.8 उसके करीब दिया हुआ है, तो उसी से काम हो जाएगा, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन देखिए पूछे गए थे। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आ गई होंगी। लेकिन आपको कुछ और पूछना है, किसी तरह की फिजिक्स में दिक्कत आ रही है, तो कमेंट करिए और हमें बताइए, हम आपकी पूरी की पूरी मदद जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।